हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में स्थिर विद्युत के अंतर्गत कूलाम का नियम जानेंगे। ये इस यूनिट का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने आवेश के प्रकार के बारे में जाना था पहले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में हमने जाना था किसी भी चालक को आवेशित करने की विधियाँ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कूलाम का नियम। ठीक है, उसको जानने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, कुछ आवेश से संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। आवेश से संबंधित कुछ तथ्य, ठीक है, ये तथ्य अपन को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला जो तथ्य होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? आवेश का मात्रक। हम भौतिक विज्ञान में किसी भी राशियों को मापन करने के लिए अध्ययन करते हैं, और मापन में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या पड़ती है कि हम जिस चीज़ को माप रहे हैं उस क्वांटिटी का, उस भौतिक राशि का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश की प्रकृति कैसी होती है? ये आवेश अदिश राशि है, अर्थात इसको बताने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। आवेश का जो विमीय सूत्र होगा वो होगा AT। आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा? AT। और हमने पिछले वीडियो में भी जाना था कि प्रकृति का सबसे न्यूनतम संभव आवेश को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेशों की संख्या होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹। और किसी चालक में जो आवेश होते हैं उसके अंदर उपस्थित नहीं होते हैं, वो चालक की सतह पर विद्यमान होते हैं। चालक के सतह पर विद्यमान होते हैं, ये भी अपन को समझना पड़ेगा। तीसरी चीज़, यदि आवेश किसी चालक में स्थिर है, गति नहीं कर रहा है, यदि कोई चालक किसी आवेश में स्थिर है, वो गतिशील अवस्था में नहीं है, तो उस आवेश के अध्ययन के लिए हम फिजिक्स की एक शाखा जिसको हम बोलते हैं स्थिर विद्युती के अंतर्गत हम उसको रखते हैं। ठीक है, यदि कोई आवेश एक स्थिर है किसी चालक पर तो हम उसको रखते हैं स्थिर विद्युत के अंतर्गत, और यदि वही आवेश नियत वेग से किसी चालक में बहती है तो उसको हम बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा, जिसको हम जानेंगे आगे के लेक्चर में। ठीक है, यदि कोई आवेश स्थिर है तो उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? स्थिर विद्युत के अंतर्गत। और यदि कोई आवेश गतिशील कर रहा है, चालक में मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसको हम रखेंगे विद्युत धारा के अंतर्गत। इसी प्रकार यदि कोई आवेश एक्सिलरेट हो रहा है, त्वरित गति कर रहा है, त्वरण से गतिशील है, मतलब उसकी स्पीड लगातार बदलती रहती है, तो उसको हम चुंबक के अंतर्गत रखते हैं। चुंबक, ठीक है, चुंबकत्व, चुंबकत्व के अंदर हम उसको रखते हैं। चलिए, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, हम टॉपिक क्या है हमारे पास? कूलाम का नियम। तो कूलाम, बेसिकली कूलाम ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने दो बिंदु आवेश लिए। दो उन्होंने क्या लिए? बिंदु आवेश लिए। उन बिंदु आवेशों को उन्होंने नाम दिया Q1 और Q2, हम इनको नाम दे सकते हैं। पहले आवेश का उन्होंने क्या नाम रखा? Q1, और दूसरे आवेश उन्होंने क्या लिए जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? Q2 हम मान लेते हैं। जहाँ पर Q1 और Q2 जो होंगे बिंदु आवेश होंगे। बिंदु आवेश, बिंदु का मतलब आप जानते हो, मैथ्स में पढ़ते हैं, बिंदु जिसमें ना मोटाई होती है ना लंबाई होती है, सिर्फ एक पॉइंट डॉट टाइप से होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बिंदु आवेश। अर्थात कोई ऐसा आवेश जो कि किसी निकाय को, बाह्य को प्रभावित न करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बिंदु आवेश। तो कूलाम ने बेसिकली क्या किया? उन्होंने दो चार्जेस लिए। दोनों चार्जेस कैसे थे? पॉइंट चार्ज थे। हम ये समझ लेते हैं कि दोनों एक ही प्रकार के चार्जेस थे। ठीक है, कुछ भी हो कर सकता था। उन्होंने सबसे पहले एक ही प्रकार के चार्जेस को उन्होंने पास रखा। उन्होंने देखा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को प्रतिकर्षित करता है, अर्थात ये दोनों के बीच में एक बल लगता है। इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? बल लग रहा है। यह आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करता है, ठीक है, दूर भगाता है, और यह आवेश इस आवेश को दूसरे क्या करता है? दूर भगाता है। ठीक है, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, उन्होंने, और इन दोनों जो आवेशों के बीच की दूरी थी, उन्होंने कुछ हम दूरी मान लेते हैं कि ये दूरी कितनी है? R मीटर की है। दो बिंदु आवेश थे Q1 और, तो उन्होंने बेसिकली किया क्या? दो बिंदु आवेश लिए। हम मान लेते हैं वो बिंदु आवेश Q1 है और ये बिंदु आवेश Q2 है। यदि ये दोनों एक ही प्रकार के चार्जेस हैं,
अर्थात सजातीय आवेश हैं, मतलब दोनों की प्रकृति एक समान है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करेंगे अर्थात ये दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। ठीक, जब बल लगाएंगे तो इस बल का परिमाण कूलाम ने बताया, कूलाम ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि ये जो इनके बीच में जो बल लग रहे हैं, वो जो बल का परिमाण जो हो रहा है उनके आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान रखिए, ठीक, अनुक्रमानुपाती एक्सपेरिमेंटल बात है ये। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि यदि ये चार्जेस अधिक हैं, ये दोनों बिंदु आवेश क्वांटिटी में ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा बल एक दूसरे को, ज़्यादा बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि क्वांटिटी में ये चार्जेस कम हैं तो ये कम बल लगाते हैं। तो उन्होंने डायरेक्टली बताया कि ये जो आवेश है, इन दोनों आवेशों का गुणनफल बल के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात ये दोनों चार्जेस का गुणनफल ज़्यादा होगा तो ये आवेश एक दूसरे पर ज़्यादा बल लगाएंगे। अगर ये जो आवेश है इनके बीच का बल, इनके बीच का जो आवेश है, ये जो आवेश कम है, इनका गुणनफल कम है, तो ये इस पर कम बल लगाएंगे। तो उन्होंने सीधा बताया कि इनके आवेश के गुणनफल और बल के बीच सीधा रिलेशन है, अर्थात अनुक्रमानुपाती है। पहली बात उन्होंने ये देखा। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये किया कि इनके बीच की दूरी बढ़ाई उन्होंने, उनके बीच की दूरी कुछ उन्होंने बढ़ाया। तो दूरी बढ़ाने से उन्होंने देखा कि इनके बीच में जो लगने वाला बल का परिमाण होता है वो परिमाण कम हो रहा है। और कम भी कैसे हो रहा, दूरी जैसे बढ़ाए तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। दूरी बढ़ाने से उनके वर्ग के क्या हो रहा था, व्युत्क्रमानुपाती हो रहा था। मतलब दूरी बढ़ाएंगे तो बल का मान, बल का परिमाण कम हो रहा था। तो उन्होंने दूसरा रिलेशन बताया कि लगने वाला जो बल होगा अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, उनकी बीच की दूरी के। यदि हम इनकी बीच की दूरी मानते हैं r, तो दूरी बढ़ाने से दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात यदि इनके बीच की दूरी 2 मीटर है तो लगने वाला बल जो होगा 1/4 गुना कम हो जाएगा, 1/4 गुना कम हो जाएगा। ध्यान रखिए, कम। और ज़्यादा करेंगे, 3 मीटर की दूरी करेंगे, अगर हम दूरी 3 मीटर करते हैं तो बल का परिमाण 1/9 गुना कम हो जाएगा। ठीक, तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, सीधा संबंध होता है उनके आवेश का, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दोनों उन्होंने रिलेशन निकाले। ठीक, तो इन दोनों अगर कथनों को मैं इकट्ठा मिलाकर लिख दूं तो मैं क्या बोलूँगा, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम ने जो नियम बताया उसके अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, बड़े आराम से समझिए क्या बोला गया उन्होंने कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है। और हमको पता है कि विद्युत बल आकर्षण भी करता है और प्रतिकर्षण भी करता है, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर राइटिंग में लिखता हूँ, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा, कूलाम का नियम, हम अगर स्टेटमेंट इसका देंगे तो हम क्या बोलेंगे, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी, एवं बीच की दूरी, किनके बीच की दूरी, उन दोनों बिंदु आवेश के बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं और आगे चलूँ, इन दोनों को कंबाइन करूँ तो इसको मैं मैथमेटिकली जोड़ूंगा तो ये दोनों F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ये Q1 इंटू Q2 अपॉन R², ठीक है। ये अनुक्रमानुपाती है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको, जब इसको बराबर में करूँगा तो यहाँ पर मैं एक नियतांक लगाऊंगा और उस नियतांक को हम नाम देंगे कूलम कांस्टेंट, कूलम नियतांक Q1 Q2 अपॉन R², जहाँ अपने पास ये जो K है
जहाँ के अपने पास क्या है, एक नियतांक है। इस नियतांक को हम कहते हैं कूलाम नियतांक, कूलाम नियतांक, ठीक है ना। हमारे पास जो के आया, इस के की वैल्यू हमने, के को हमने क्या नाम दिया, एक नियतांक। इस नियतांक को हमने क्या नाम रखा, कूलम नियतांक। इस नियतांक की वैल्यू भी कूलाम ने हमको डिस्कवर करके बताई, जो कि वैल्यू इस के को हम क्या बोलेंगे, कूलम नियतांक। इस नियतांक की वैल्यू भी कूलम ने बताई। और एसआई यूनिट में, किस यूनिट में, एसआई पद्धति में उसका उन्होंने मान बताया। और वो जो मान बताया उन्होंने, वो मान कितना था, के को उन्होंने किसके बराबर माना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये वायु या निर्वात की, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता थी, विद्युतशीलता है, ठीक है। जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, विद्युतशीलता। अब हमको यह समझना पड़ेगा यहाँ पर विद्युतशीलता क्या होता है। विद्युतशीलता का मतलब हमने अभी जाना कि ये जो हमारे पास दो आवेश होते हैं, यदि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यदि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यदि इन दोनों आवेशों के बीच में वायु है, तो ये बल का परिमाण कुछ दूसरा होगा। अगर इन दोनों आवेशों के बीच में मैं प्लास्टिक रख देता हूँ, प्लास्टिक, तो ये बल का परिमाण कुछ कम हो जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा। यदि इनके बीच में मैं धातु रख दूं तो इसका मान कुछ अलग हो जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच लगने वाला बल इनके बीच के माध्यम पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो जो कूलाम ने जो ये माध्यम लिया, वो माध्यम कहाँ के लिए लिया, वायु या निर्वात के लिए। और वायु या निर्वात के लिए जो इसकी विद्युतशीलता है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, एप्सिलॉन नॉट। वायु या निर्वात के लिए उन्होंने क्या नाम दिया, एप्सिलॉन नॉट। तो ये इस कूलाम का इन्होंने वैल्यू निकाला। तो मैं यहाँ से के की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा, इसलिए एफ हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटू में कितना बचा, Q1 इंटू Q2 अपॉन में क्या बचा, R²। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी उन्होंने बताई, कितनी वैल्यू बताई, 8.854 गुणे 10 की घाते -11, ठीक है ना, 8.85 गुणे 10 घाते -11, ठीक है ना। उन्होंने जो इस एप्सिलॉन नॉट हमने क्या बोला, वायु या निर्वात के लिए विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का मतलब उनके बीच में जो लगने वाला संबंध है, उस एप्सिलॉन नॉट का उन्होंने वैल्यू बताया 8.854 गुणे 10 घाते -12, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -12, ठीक। तो ये वैल्यू उन्होंने बताई। अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पास टोटल, तो इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल कर आती थी कितनी, 9 गुणे 10 की घाते 9, 9 गुणे 10 की घाते 9। तो यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस करूँगा, तो ये F बराबर कितना आ जाएगा, 9 गुणे 10 की घाते 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये हमारा कूलाम के नियम का, कूलाम का नियम है, अर्थात कूलाम ने दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण के लिए हमें सूत्र बताया। और बल का परिमाण कितना आता है, 9 गुणे 10 की घाते 9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। F, अब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो हमने ये बल का क्या निकाला, मात्रक निकाला, ठीक। अब हमने बोला एक कूलाम आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो उन्होंने एकांक आवेश की परिभाषा भी बताई, एकांक आवेश, ठीक, एकांक आवेश। नेक्स्ट हम क्या जान लेते हैं, एकांक आवेश की परिभाषा, या एक कूलाम आवेश हम किसे कहेंगे। तो कूलाम हमारे पास एक नई भौतिक राशि मिली, और जब भी हम फिजिक्स में अध्ययन करते हैं और हमको कोई नई भौतिक राशि मिलती है, तो हम उसको इकाई लेकर चलते हैं। हम उसको क्या लेकर चलते हैं, इकाई लेकर चलते हैं। तो इस सूत्र में मैं क्या मान लेता हूँ, यदि Q1 मेरे पास और Q2 दोनों का जो परिमाण होता है, मैं एक कूलाम रखता हूँ। कितना कूलाम रखा मैंने, एक कूलाम आवेश लिए, मतलब दोनों आवेश एक दूसरे के बराबर हैं, अर्थात आवेश कैसे हैं, सजाती हैं, लाइक चार्जेस हैं, सजाती आवेश है।
और यदि इनकी बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर की है, यदि इनकी बीच की दोनों, तो हमने क्या लिखा कि जो Q1 है Q2 है, दोनों का परिमाण कितना हमने रखा 1 कूलम रखा, और इनकी बीच की दूरी हमने कितने माना 1 मीटर दूरी मानी। दूरी कितना रखा हमने, बीच की दूरी कितनी मानी 1 मीटर। तो इन सारे वैल्यू हम यहाँ पर समीकरण में मान रखेंगे। तो F हमारे पास कितना आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है 1 गुणे 1 बटे में कितना 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इन सब को हम सॉल्व करेंगे तो F बराबर कितना आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक है, और ये दोनों को बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। ठीक है, अर्थात मैं क्या परिभाषा लिखूँगा, परिभाषित क्या करूँगा कि 1 कूलम आवेश वह आवेश होता है जब दो सजातीय आवेश, सजातीय का मतलब देखिए यहाँ पास दोनों आवेश हमने एक समान लिए हुए थे, दोनों का परिमाण हमने 1 कूलम लिया हुआ था। तो हम क्या बोलेंगे, जब दो सजातीय आवेश, जब दो समान आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो वो दोनों आवेश एक दूसरे को 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन बल से क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे। तो हम उस आवेश को क्या बोलेंगे एकांक आवेश बोलेंगे। ठीक है, तो मैं इसको लिखता। ठीक है, हमने क्या बोला कि एकांक आवेश हम किसे बोलेंगे, वायु या निर्वात में यदि दो सजातीय आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो दोनों आवेश एक दूसरे को 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन बल से क्या करते हैं प्रतिकर्षित करेंगे। तो उस आवेश को हम क्या बोलेंगे एकांक आवेश। मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है। ठीक, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अब क्या होगा, कभी कभी हमारे क्वेश्चन में ये जो फार्मूला निकला एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं विद्युतशीलता। तो हमारे एग्जाम में हमें विद्युतशीलता का हमें वीमी सूत्र डिराइव करने के लिए डायरेक्टली पूछ देता है। तो हम इस एप्सिलॉन नॉट का वीमी सूत्र लिखते हैं। ठीक ना, तो एप्सिलॉन नॉट का क्या लिख लेते हैं वीमी सूत्र। तो वीमी सूत्र हम बताएंगे। तो हमारा फार्मूला क्या होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, जहाँ पर हमारे पास Q1 Q2 क्या है आवेश है, R क्या है अपने पास दूरी है, और F क्या है अपने पास बल है। ठीक है, Q1 Q2 अपने पास आवेश, R अपने पास दूरी, और F अपने पास क्या था बल था। हमें किसका डायमेंशन फार्मूला निकालना है एप्सिलॉन नॉट का। तो ये 1/4 पाई एक विमाहीन राशि है, तो इसको हम छोड़ते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको मैं यहाँ से पक्षांतर करूँगा तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा टोटल, ये हमारे पास बचेगा F इंटू R का मैंने इसे ट्रांसफ़र किया R स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का भी पक्षांतर करूँगा तो ये गुणा में चला जाएगा, बराबर कितना बचा Q1 इंटू Q2। यहाँ से मैं किसका डायमेंशन फार्मूला निकालना है मेरे को एप्सिलॉन नॉट का, तो मैं एप्सिलॉन नॉट को रहने दिया। यहाँ पर कितना बचेगा Q1 इंटू Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर, F इंटू R स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है आवेश है, और अभी हमने बताया था आवेश का विमी सूत्र क्या होता है AT। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आवेश का विमी सूत्र क्या AT। कितनी बार AT लिखेंगे 2 बार, क्योंकि आवेश कितने हैं 2 आवेश हैं। F का मतलब बल, बल का विमी सूत्र क्या होता है MLT-2। R का मतलब बीच की दूरी, और दूरी का विमी सूत्र कितना हो जाएगा L की घात कितनी 2। ठीक, और हम इसको सॉल्व आगे कर सकते हैं। तो हम आगे सॉल्व करेंगे, हो गया। इसको मैं आगे लिख सकता हूँ क्या, A हमारे पास कितने हैं 2 हैं, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ A की पावर 2। T मेरे पास कितने हैं 2 है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा T की पावर कितनी 2। यहाँ पर M है, L की घात में 1 है, यहाँ पर L की घात में 2 है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा M, L की पावर कितनी 2 और 1 3, और यहाँ पर T कितना है अकेला है कितना -2। इन सबको मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो मेरे पास एप्सिलॉन नॉट M ऊपर जाएगा तो इसकी पावर में आ जाएगी -1, L ऊपर जाएगा तो इसकी पावर में आ जाएगी -3, T ऊपर जाएगा तो इसके पावर में हो जाएगा +2, और ऊपर में पहले सीधा 2 इंटू में कितना आ जाएगा A स्क्वायर। ठीक,
तो ये मेरे पास कितना बचेगा, m पावर -1 l टू द पावर -3 t 2 2 4 a स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल आएगा, एप्सिलॉन नॉट का वीमी सूत्र। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया, एप्सिलॉन नॉट का वीमी सूत्र। इसके बाद हमने चूंकि पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, बल पढ़ा, कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम हमें क्या बताता है, बल के परिमाण की, बल का परिमाण बताता है। और चूंकि बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, इसलिए बल को परिमाण के साथ साथ हमें उसकी दिशा भी बताना पड़ेगा। तो कूलाम के नियम का जो बल है उसकी दिशा जो होती है, किसकी दिशा, कूलाम का जो बल नियम बताया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस बल की जो दिशा होगी, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, रेखा के अनुदिश होता है, मतलब उसी दिशा में होता है। और जब भी ऐसी दिशा होती है, मतलब जिनकी जो दिशा होगी, रेखा दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, उस प्रकार के बलों को हम कहते हैं केंद्रीय बल। अतः हम ये भी बोल सकते हैं कि जो कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम या विद्युत बल एक किस प्रकार का बल है, एक केंद्रीय बल है। कैसा बल है, केंद्रीय बल। ठीक है, केंद्रीय बल हम किस प्रकार के बल को बोलते हैं, कि ऐसे बल जिनकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की ओर होती है और उनकी केंद्र से होकर गुजरती है, इस प्रकार के बलों को हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय बल। और जितने भी केंद्रीय बल होते हैं वो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाते हैं, मतलब ये केंद्रीय बल असंपर्की बल होते हैं। अर्थात मैं बोल सकता हूँ ये विद्युत बल किस प्रकार का बल होता है, असंपर्कीय बल। ठीक है, अर्थात इन दोनों एक दूसरे, ये आवेश हमारे पास थे, दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे और बल लगाने के लिए इसको संपर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये अपने आप बीच में कुछ चीज़ बनाएंगे, एक क्षेत्र बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र, जो कि हमारा अगला टॉपिक रहेगा। अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि ये विद्युत बल अब बीच में क्या बनाते हैं, विद्युत क्षेत्र बनाते हैं, क्षेत्र बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कूलाम के नियम की सीमा। कूलाम के नियम की क्या जानेंगे, सीमा। तो कूलाम के नियम की सीमा, तो पहली सीमा हम ये जानेंगे कि जो कूलाम का नियम है सिर्फ किसके लिए सत्य है, बिंदु आवेश के लिए सत्य है। ठीक ना, कूलाम का नियम किसके लिए सत्य है, केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है, बिंदु आवेश के लिए सत्य है। दूसरी बात हम ये जान लेंगे कि कूलाम का नियम बहुत ही कम दूरी के लिए सत्य नहीं है, अति अल्प, बहुत ही कम ज़्यादा दूरी के लिए सत्य नहीं है। ठीक ना, कूलाम का नियम अति अल्प दूरी लगभग 10⁻⁻14 मीटर के लिए सत्य नहीं है,